नमस्कार दोस्तों, आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन है। स्वागत है। बच्चन साहब को अगर आप देखते हैं तो हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी आदमी दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा जो कामयाबी की इतनी ऊंची बुलंदी पर हो। और अमिताभ बच्चन की जब आप बात करते हैं तो आप एक ऐसे आदमी की बात करते हैं जिसके पास संयम है, अनुशासन है, एक संघर्ष भी उसमें है, कामयाबी भी है। तो बहुत लिहाज से अमिताभ बच्चन कई मायनों में कई लोगों के लिए आइडल रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जो फिल्मी करियर है उसको आप दो टुकड़ों में देखते हैं, एक 2000 से पहले का, एक 2000 के बाद का। बीच में एक वक्फा था जब उनकी माली हालत ख़राब थी और ABC जो उनकी कंपनी थी उसको बेचने की नौबत थी। उसके बाद वो छोटे पर्दे पर आए, कौन बनेगा करोड़पति के ज़रिए, और फिर अमिताभ बच्चन का रिवाइवल हुआ। एक अमिताभ बच्चन जो मुकद्दर का सिकंदर, कालिया, जंजीर जैसी फिल्में कर रहा था और यंग मैन जाना जाता था। एक अमिताभ बच्चन 2000 के बाद कि वो बागबां करता है, वो पा करता है, वो पीकू करता है, वो ब्लैक जैसी फिल्में करता है। और दोनों बेहतरीन, दोनों फेज़ अमिताभ बच्चन के दो दौर की कहानियां कहते हैं। और अमिताभ बच्चन के भीतर एक कलाकार के तौर पर जितनी संभावनाएं बची थीं उन सब को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। लेकिन आज मैं रजत के साथ इसलिए हूँ कि रजत उस शहर से आते हैं जहाँ से बच्चन साहब, उनका पूरा परिवार आता है, प्रयागराज, इलाहाबाद। और रजत के पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद हम में से किसी के पास नहीं होंगी। हमने सिर्फ पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, या फिर मुलाकात हुई होगी। मेरी एक मुलाकात है, उसका अनुभव बीच में बताऊंगा। लेकिन रजत के पास बहुत सारा कुछ है पिटारे में। मैं रजत, आपका अनुभव बच्चन साहब को लेकर के, बच्चन साहब का प्रयागराज को लेकर के क्या है? देखिए, पहली बात तो गौघाट में इनका जो मकान है बच्चन साहब को, वो गौघाट में। गौघाट मतलब आप समझिए कि संगम की अगर आप बात करिए तो लगभग मान लीजिए 4 किलोमीटर पहले एक ECC है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, मेन रोड पर, उसी के सामने जो गली जाती है उसी में था। हालांकि वो मकान उन्होंने एक NGO को दे रखा है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वही रास्ता संगम की ओर जाता है। मुझे याद है एक बार पिताजी के देहांत हुआ था, अमित जी के, और उस वक्त जितनी भी लाउड स्पीकर्स थे सब में मधुशाला की कविताएं चल रही थी इलाहाबाद में। और एक ओपन ट्रक था जिसमें जो पार्थिव शरीर था वो जा पहुंचे। मुझे आज तक याद है उसमें अमर सिंह जी थे, सुब्रत राय सहारा थे उस वक्त, और कलाकार में डैनी साहब थे, कई लोग थे। और जब पहुंचे घाट की तरफ तो अमित जी के अपने जो पंडित जी या पंडा थे वो लेकर आए थे। वो चाहते थे कि वो सारा काम काज करें। लेकिन जब वो पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरा भी विरोध हो सकता है इस जगह पर, और इसका बच्चन साहब का कभी सोचा नहीं था उन्होंने। मैं वहीं खड़ा हुआ था, मुझे आज तक याद। और जब वो उतरे उन्होंने कहा नहीं साहब ये है, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया। और मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में बहुत सारे पैसे अमर सिंह साहब ने और 2 लोगों ने निकाला कि साहब मैं उनको दे दूं कि नहीं हमारा काम होने दो। उन्होंने मना कर दिया, कहा पैसे की कोई बात नहीं, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं खड़े हैं, आप पैसे मत दीजिए हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा हक है, ये काम हम ही करेंगे, यहाँ आप जिसको लाए हैं उसको रखिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। वहाँ अमित जी को झुकना पड़ा, अमित जी को कहना पड़ा कि नहीं साहब जब आपका हक है तो आप काम करिए, हम बीच में नहीं है। तो वो एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ जो चीज, जो कल्पना उन्होंने नहीं करी थी कि इलाहाबाद की मोहब्बत अभी भी उनके साथ उतनी है, उसको आप पैसे में तौल नहीं सकते। एक और इंसिडेंट राणा सर आपको बताता हूं। राजनीति में आने के बाद राजनीति अमित जी ने छोड़ दी, वो कभी आप देखिए वापस नहीं आए। उन्होंने कई गवर्नमेंट्स का प्रचार प्रसार किया, सफाई गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ, उत्तर प्रदेश, गुजरात भी गए, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं आए। हालांकि जया जी सक्रिय राजनीति में आई, लगातार राज्यसभा उनको मिलती रही, लेकिन बहुत सालों बाद, क्योंकि वो इलाहाबाद से उन्होंने कभी नाता रिश्ता रखा नहीं। बदावन फैमिली, रवि बदावन थे, वो अजिताभ जी के अच्छे दोस्त थे, तो वो आना जाना होता था। एक बार समाजवादी पार्टी के मेयर थे KP श्रीवास्तव साहब, उस वक्त उन्होंने एक नागरिक अभिनंदन समारोह रखा KP ग्राउंड पे। काली प्रसाद ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट में उस कार्यक्रम को रखा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुझे याद है मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते थे।
और अमित जी ने हामी भरी कि हाँ मैं आऊँगा वहाँ पर। वो आए, नागरिक अभिनंदन समारोह था। केपी ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है और मुझे याद है जहाँ तक लगभग 70,000 की भीड़ आना सर थी। 70,000 की भीड़ उस समय, उससे ज़्यादा ही होगी। और उन्होंने आते मान सबसे पहले इलाहाबाद के लोगों से और इलाहाबाद से माफ़ी मांगी। मुझे लगता है शायद 20 साल बाद आए होंगे। अगर उनकी कोई पर्सनल विजिट हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक फैंस एसोसिएशन क्लब भी चलता था, अमिताभ बच्चन फैंस एसोसिएशन क्लब, बहुत बड़ा क्लब था जो रवि बदावन ने शुरू किया था। वो चलता था, उसके वो देख रेख करते थे, आते थे। लेकिन पहली बार मंच पर आए उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, इलाहाबाद मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं जो सोच के गया था राजनीति में मैं नहीं कर पाया और मैं शर्मिंदा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करें। मतलब उनके दिल की आवाज़ थी। हाँ, कि वो पॉलिटिक्स में आ गए थे लेकिन वो इलाहाबाद के लिए कुछ कर नहीं पाए। एक बार मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया, जब ये मैगी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जनक उनका जो ऑफिस वहीं है, तो प्रतीक्षा जलसा जनक की आसपास ही हैं, तो जनक में मुझे ले जाया गया ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और मैं वेट कर रहा था। उनके इंटरव्यूज बाकी भी चले होंगे, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि लेकिन बड़ा खूबसूरत रहा सर। देखिए उसका ही वर्णन होना चाहिए जो लोग नहीं गए। जो वो 3 फ्लोर्स हैं, हाँ, जो जितनी तस्वीरें वहां लगी हैं, आप चाहे लिफ्ट से जाइए, चाहे आप सीढ़ी से चढ़िए, अमिताभ बच्चन का पूरा सफर है। वो फर्स्ट फ्लोर देखिए, फर्स्ट फ्लोर जो था वो अमित जी का था। हाँ हाँ। सेकेंड फ्लोर अभिषेक का था। अच्छा। तो उसमें सारी फोटो आप देखें, उसमें आपने क्लिंटन साहब के साथ वाली फोटो भी अमिताभ बच्चन साहब की देखी हो, तो वो इतनी ज्यादा फोटोग्राफ, आपको कहीं दीवार नहीं दिखेगी उस ऑफिस में। हाँ, इसमें कोई दोनों। और उसी ऑफिस का थर्ड फ्लोर जो था राणा सर, क्योंकि मेरी भी याद आपने ताजा कर दी, वो थर्ड फ्लोर किसी जमाने में अमर सिंह साहब का होता था। अच्छा। उतनी ही फोटो अमर सिंह साहब की बच्चन परिवार के साथ और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वहां सीढ़ी से लेके उस पूरे हॉल और पूरे फ्लैट में लगी हुई। तो मैं रजत गया, तो मैं बाकी सारा सेटअप हो गया था, मैं बैठ करके उनका वेट कर रहा था, एक्साइटमेंट भी था अमिताभ बच्चन। वो आए अचानक, तो सामने खड़ा होने के बाद एक वजन महसूस होता है कि सामने वाला आदमी अमिताभ बच्चन। आते आते उन्होंने कहा कि राणा आई एम रियली सॉरी, आई एम लेट बाय 7 मिनट्स। सिर्फ 7 मिनट की देरी थी। और उनका जो पूरा ये बर्ताव था, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि एक आदमी अनुशासित कितना होता है, समय का पाबंद कितना होता है, कि 7 मिनट की देरी पर भी उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत महसूस होती है। ये मैंने देखा। उस समय मैंने उस इंटरव्यू में पूछा था कि क्या आपको कभी लगता नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं, क्योंकि राजनीति की बात आपने कही। तो बोले कि क्या? तो हमने कहा नहीं, राजनीति में, वो चुनाव वाला। मैंने कहा हाँ। अरे सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति के वो इतने जले हुए हैं कि राजनीति से उन्होंने तौबा कर रखी है, कभी दोबारा वो राजनीति की तरफ रुख नहीं करेंगे। नहीं, राजनीति को लेके वो आप देखिए, मुझे अभी तक याद है कि अभी तक जख्म गांधी परिवार कांग्रेस और उनके अभी तक जैसे लगता है ताज़ा होंगे। और मैं आपको उसका उदाहरण बताऊं कि कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में और नया नया मुंबई वर्ली सी लिंक बना था, अगर आपको, बड़ा खूबसूरत बना। उसमें किसी ने इनॉग्रेशन के लिए अमित जी को न्योता दे दिया और वो एड भी छप गया। अच्छा। आधी पार्टी ने विरोध कर दिया कि नहीं, अमिताभ बच्चन उसका फीता नहीं काट पाएंगे। और इतनी राजनीति हो गई कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच में मुंबई से लेकर दिल्ली तक कि अंतोगत्ता अमित जी को हटना पड़ा उस प्रोग्राम से और वो नहीं गए वहां पर। इतना विरोध। एक टकराव गांधी परिवार के साथ अमिताभ बच्चन का इस वजह से भी है। राजीव गांधी 1984 के चुनाव में बच्चन साहब को राजनीति में लेकर के आया था, टिकट दिया था, इलाहाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन फिर उसके बाद राजनीति उनको भाई नहीं और वहाँ से निकल गया। इसलिए उसके बाद से कभी भी उन्होंने इस तरफ रास्ता किया ही नहीं। बच्चन साहब बतौर एक्टर कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब कभी भी आप उनको रोल दे दीजिए, फिल्म मिल जाती है, उसके बाद वो उसी में रम जाते हैं, अपने किरदार में बस जाते हैं। और अमिताभ बच्चन की फिल्में इसका गवाही देती हैं। पर्दे पर आदमी अगर इतना बड़ा कद का है, कोई भी कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंजीर और मुकद्दर का सिकंदर या कालिया या नसीब जैसी फिल्मों की बात कीजिए, आप इधर की बात कीजिए, बहुत तरह के कैरेक्टर, बहुत तरह के किरदार जी अमिताभ बच्चन ने। और जैसे पा जैसा किरदार है, मतलब एक आदमी, एक बच्चा है जो मतलब कई तरह का शिकार है और उसमें अमिताभ बच्चन को ढलना है, उस कैरेक्टर को निभाना। या फिर एक ब्लैक फिल्म उनकी थी, ब्लैक फिल्म में भी एक टीचर है जो थोड़ा सा सनकी है, खपती है, एक बच्ची को ठीक करना है,
ब्लैक फिल्म का रोल जो है अमिताभ बच्चन का, मुझे लगता है कि उनकी बेहतरीन फिल्मों में से, और जो किरदार उन्होंने पर्दे पर बहुत ही बारीकी से और खूबी से निभाए और मुकम्मल निभाए, उनमें से एक ब्लैक फिल्म भी है। देखिए, जो पिक्चर्स है हाँ। मुझे लगता नहीं कि हम लोग इस पर वी आर टू बियॉन्ड पे स्केल होगा हाँ। कि वो किरदार पर कोई हम लोग उस पर जजमेंट दें, क्योंकि क्या है, अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंस्टीट्यूशन हो गए, संस्था हो गई, संस्था हो गई। अब इसमें कोई ये सोचना, एक बात आप छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक आप दोनों तरफ देख लीजिए, और वर्सेटाइल एक्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चन साहब सही मायने में इंस्टीट्यूशन है। छोटा पर्दा, उन्होंने बताया कि छोटा पर्दा कुछ नहीं होता, जहाँ अमिताभ बच्चन बैठ जाते हैं बड़े पर्दे से बड़ा हो जाता है। और उसने एक शो ने छोटे पर्दे की अहमियत ऐसी बढ़ाई कि अब तो छोटा पर्दा बहुत बड़ा हो गया है। अब छोटे पर्दे के लिए लोग पहले आते हैं बड़े पर्दे पर जाने के से। चूँकि अमर सिंह के साथ आपकी नज़दीकी बहुत अच्छी रही, आप उनको ठीक से जानते रहे, उनकी राजनीति को समझते रहे। अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के रिश्ते बहुत बेहतर रहे, और फिर दोनों में ये जो गांठ आई और मामला बिगड़ा, कारण आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है, देखिए मुझे अभी तक याद है, मैं एक बार मुंबई गया था, अमर सिंह साहब दुबई से लौट रहे थे, तो दोस्ती ये थी, मुझे एग्जैक्ट मॉडल तो नहीं याद था, लेकिन वाइट कलर की मर्सिडीज़ कार थी, और मुंबई एयरपोर्ट अमित जी खुद गाड़ी लेकर आए थे, और वो एक कैप पहने हुए थे, और उन्होंने खुद अमर सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाया, तो वो खुद ड्राइव करके अपने घर ले गए थे। और जैसा मैंने पहले बताया कि जिस बिल्डिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ऑफिस है, उसमें 3rd फ्लोर अमर सिंह का होता था। वो जब भी जाते थे उसी फ्लोर पर रहते थे, 3rd फ्लोर पर, और नीचे के 2 फ्लोर्स थे। तो वो दोस्ती बहुत बॉन्डिंग थी। हाँ, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स थी, कई बार राज्यसभा की सीट्स आ गई, हितों का टकराव आया, और वो मुझे लगता है कि कई हद तक जो भी बातें थी वो जया बच्चन जी से। आप देखिए, जब वो दोनों की बातचीत बंद भी हुई, तो उसके बाद भी अमित जी से काफी समय तक उनके रिश्ते मेंटेन रहे, बातचीत होती रही, लेकिन फिर आना जाना, साथ में उठना, ये खत्म हो गया। बच्चन साहब के बारे में कहा यह जाता है कि प्रोफेशनली बहुत ऑनेस्ट हैं, और पर्सनली भी रिश्तों को बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और उस तरह की चीज़ों में ताकने झांकने से आपको कोई फ़ायदा होता नहीं है, कुछ निकल करके आता नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसी बातें जो कम लोगों को पता होती हैं, इलाहाबाद के वो लोग जो अपनी आंखों के सामने कुछ देख पाए और आपको सुना सकते थे, तो इसलिए मैंने आज रजत को जोड़ा इस सवाल को लेकर के। बच्चन साहब को शुभकामनाएं भी देते हैं, और उनसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं बांट भी लेते हैं। तो हम लोग फिर कभी मिलते हैं किसी बड़े बुनियादी सवाल पर, तब तक के लिए नमस्कार।